अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का, दैट इज़ द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. In our previous lesson we have discussed the two theories of about the concept of the acid and base, that is the Arrhenius concept and Bronsted-Lowry concept. और दोनों में हमने देखा था कुछ लिमिटेशन थी, मीन्स कि वो हर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो लिमिटेड कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर रही थी. तो आर्हीनियस में आर्हीनियस सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर रहा था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस डेट कंटेन द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, कि वो एसिड है, ठीक है. और OH कंटेनिंग कंपाउंड्स को जो नाम दिया गया था डेट वाज द बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस. लेकिन चूँकि हर कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं होता, हर कंपाउंड में OH नहीं होता, सो ये लिमिटेड कंपाउंड को एक्सप्लेन कर रहा था. और इसके बाद जो था वो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को पेश किया गया, और उसमें ये था कि OH को निकाल के हमने बात की थी प्रोटॉन्स पे, ठीक है, कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे दे आर द बेस, और जो प्रोटॉन्स डोनर होंगे दे विल बी द एसिड. और प्रोटॉन का क्या मतलब है, डैट इज़ द हाइड्रोजन आयन, ठीक है. अच्छा जी, अब इस डेफिनेटली इस ये भी लिमिटेड था, क्योंकि इसमें भी सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया गया था जिनके अंदर जो था वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट या गेन करने की कैपेबिलिटी थी, या डोनेट करने की कैपेबिलिटी थी. तो इसलिए एक तीसरा लॉ जो था लिविस ने 1923 में इसको प्रेजेंट किया. एंड अकॉर्डिंग टू डैट कि भाई उसने किसी भी एटम आयन की बात नहीं की, और किसी भी उसने प्रोटॉन की बात नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल की बेस पे एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया जो कि हर एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड डैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि हर टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी बेस पे ही एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया गया. जिसकी वजह से जो लिमिटेशन आ रही थी कि कुछ कंपाउंड्स को डिस्क्राइब कर पा रहे थे, वो इसकी वजह से जो थी उस पे काफ़ी हद तक जो था वो ओवरकम किया गया, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लिविस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वो तमाम एलिमेंट या कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड एज बेस. उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ, अगर आपको याद हो कि आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कॉवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट कॉवलेंट बॉन्ड जैसा ही है, ठीक है. लेट्स सपोज वी हैव द टू मॉलिक्यूल दैट इज़ द BF3 एंड NH3. अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बोरॉन बिलोंग टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट. सो इसका मतलब है कि इसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, ठीक है. सो बोरॉन हैज़ द 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, ठीक है. और इस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जो फ्लोरीन है, यहाँ पे BF3 यानी कि 3 फ्लोरीन के एटम, एंड फ्लोरीन बिलोंग टू द 7th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो इसलिए इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है. तो ये फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसी तरह से एक और फ्लोरीन का एटम, बिकॉज यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 फ्लोरीन के एटम जो हैं वो बोरॉन के साथ अटैच होंगे विद इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इसी तरह से एक और फ्लोरीन का एटम विद इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्लोरीन का हर एटम बोरॉन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कॉवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके सिंगल इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं. एंड सेम इन केस ऑफ द नेक्स्ट एटम्स, बोरॉन और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. सो इन दिस वे फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. लेकिन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 2 4 एंड 6. इसके अंदर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, टू बिकम द स्टेबल होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है. इसी तरह से अगर आप अमोनिया का देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन बिलोंग टू द 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. सो 5th ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5,
ठीक है। एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, सो इसका मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। सो यहाँ पे NH3 हाइड्रोजन के कितने एटम है 3, सो 3 एटम विद इट्स 1 इलेक्ट्रॉन वो अमोनिया नाइट्रोजन के पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1, 2 और 3 3 कॉमन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सो असल मसला जो आता है वो बोरॉन के पास है कि बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी डेफिशिएंसी है। देन व्हाट विल हैपन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द नाइट्रोजन, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है जिसने केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया होता। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड 1 फ्रॉम द हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही हैं, ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं, ये किसी दूसरे के साथ इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया हुआ। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है ये क्या करेगा, इस बोरॉन के साथ जो है वो शेयरिंग कर लेगा, यानी कि नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर बोरॉन को शेयर करेगा। जब इसके साथ शेयरिंग करेगा तो बोरॉन के कितने 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और इस शेयरिंग की वजह से इसके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिल हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे अब इसमें देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, नाइट्रोजन ऑफ द अमोनिया। ठीक है, सो इसने नाइट्रोजन ऑफ द अमोनिया इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, सो दैट विल बी द बेस। और बोरॉन ऑफ द BF3, ठीक है, BF3 में जो बोरॉन है उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। सो बोरॉन इज़ एन एसिड एंड नाइट्रोजन इज़ द बेस। ठीक हो गया। और इसकी रिप्रेजेंटेशन सेम वैसे ही है जैसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की करते हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा। इसका बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे इंडिकेट कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ये जो डोनेशन है, ये शेयरिंग है, इसको हम एक स्मॉल एरो से इंडिकेट करते हैं और ये स्मॉल एरो रन करता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पे डोनर कौन है, यहाँ पे NH3 nitrogen with its 1 electron pair, it will donate its 1 electron to the BF3। ठीक है, और इसको मैं स्मॉल एरो से इंडिकेट कर रही हूँ। तो सो दिस विल बी the coordinate covalent bond is formed between 2 molecule and that will be the acid and that will be the base। तो ये जो आपके पास एक नया मॉलिक्यूल बनता है coordinate covalent bond से, इसको हम लोग बोलते हैं एडक्ट। एडक्ट बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। लेट्स सपोज कि भाई अगेन हमारे पास अमोनिया है और मैंने अभी अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसके पास टू फॉर्म द स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, जब अमोनिया के पास कोई भी प्रोटॉन आता है, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अभी हाइड्रोजन आयन इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने निकाल दिया, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका एटलीस्ट डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही शेल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेगा विद दिस हाइड्रोजन। देन व्हाट विल हैपन, नाइट्रोजन ये कोवलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है, it will be donated to the hydrogen ion, not the hydrogen। ठीक है, सो उस डोनेशन को मैंने स्मॉल एरो से इंडिकेट किया है एंड दिस एरो रन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास जो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाता है प्लस ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन की वजह से। ठीक है, सो दैट विल बी द बेस एंड हाइड्रोजन आयन विल बी द एसिड जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इज इट क्लियर? एंड दिस मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज NH4 प्लस आयन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एडक्ट, इसको हम एडक्ट भी बोलते हैं। सो अगर हम लोग इस पूरे लेसन से अगर हम लोग समराइज करें कि विच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एसिड एंड विच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज बेस, ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो डैट इज़ लिविस एसिड्स क्या होते हैं,
सो लिविस एसिड को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनके एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज लिविस एसिड। ठीक है, डेट इज़ इनकम्प्लीट, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, दे आर कॉल्ड एज लिविस एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल BF3 जिसकी एग्जांपल हमने अभी पढ़ी है, या AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में देखें, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स, और थर्ड ग्रुप से बिलोंग होने की वजह से इट हैज़ अ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और इसके साथ यहाँ पे देखिए Cl3 डेट इज़ 3 एटम ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के 3 एटम, एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो डेफिनेटली इट विल हैज़ द 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। ठीक है, सो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो एल्यूमिनियम के पास आता है। इसी तरह से 3 क्लोरीन एटम्स विद इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स कम टू द एल्यूमिनियम एंड दे फॉर्म द 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हर एक के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है एंड दे फॉर्म द 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से शेयरिंग से क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को देखें 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, सो इट विल कंबाइन विद सम अदर एटम या कंपाउंड्स जो कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम चूँकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला बन गया है, सो इट विल एक्ट एज अ एसिड, इसको हम बोलेंगे लिविस एसिड। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होगा वो सब के सब क्या होंगे, लिविस एसिड। इसके अलावा तमाम द केटाइंस, वो तमाम केटाइंस भी हैं जो वो लिविस एसिड के तौर पे एक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल पढ़ी थी, लुक एट दिस। हाइड्रोजन में हमने क्या पढ़ा था कि बिकॉज हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपनी इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इसने अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था, सो डैट इज़ वाई इट एक्ट्स एज अ लिविस एसिड। सो तमाम के तमाम केटाइंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, दे विल एक्ट एज अ लिविस एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या सिल्वर है, दे विल एक्ट एज एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिविस बेस की बात करूं, तो लिविस बेस में डेफिनेटली वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दे विल एक्ट एज अ लिविस बेस। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तमाम कंपाउंड्स जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दे विल एक्ट एज अ लिविस बेस। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल पढ़ी अमोनिया की, NH3 की। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सो दैट इज़ वाई इट एक्ट्स एज अ लिविस एसिड, सॉरी लिविस बेस। ठीक है, इसके अलावा वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जो कि एनाइन है, एनाइन का मतलब जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, फॉर एग्जांपल Cl माइनस क्लोराइड आइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल OH माइनस। ठीक है, दे कंटेन द माइनस चार्ज इन इट, सो इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास माइनस चार्ज इंडिकेट करता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं, सो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एटम्स, so that is why they will act as a Lewis basis. Is it clear? So this is a small concept of the Lewis base. अगर हम इस पूरी थ्योरी को ब्रोंस्टेड-लॉरी और इसको लिविस को कंबाइन करें, तो एक चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है कि जो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेसिस हैं, all the ब्रोंस्टेड-लॉरी बेसिस also the Lewis basis, जो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेसिस हैं वो लिविस बेसिस भी हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स जो हैं वो लिविस एसिड्स नहीं हैं। इस बात का क्या मतलब है? अगर हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है दैट इज़ अमोनिया और हाइड्रोजन की। ठीक है, अमोनिया के पास हमने पढ़ा था कि भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है एंड इट विल फॉर्म्ड एज लाइक दैट एडक्ट। तो ये हमारे पास एक एडक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसके प्लस आ जाता है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, सो दैट विल बी द बेस, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, सो दैट विल बी द एसिड। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो इसका ये तो हमारा ये तो लिविस के अकॉर्डिंग ये बेस है और ये एसिड है। अगर हम लोग ब्रोंस्टेड-लोरी में आ जाए, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग बेसिस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि जिनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है, उनको हम लोग लिविस एसिड लिविस बेसिस भी बोलते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो एक तरह से ये हाइड्रोजन जो है वो इस अमोनिया के अंदर ऐड हो रहा है एंड इट फॉर्म द NH4, ठीक है, ये NH4 बना रहा है। सो इस मैं ये कह सकती हूँ कि ये अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, और सो दैट इज़ वाई दैट अमोनिया ये अगर लिविस बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन ऐड होने की वजह से अमोनिया के अंदर ये प्रोटॉन एडिशन की वजह से ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी है। Is it clear? So that is why we can say that कि all the ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर आल्सो द लिविस बेसिस। क्यों? क्योंकि ब्रोंस्टेड बेसिस के अंदर हमेशा एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन हमेशा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और उसमें ऐड हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ऑल द ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर आल्सो द लिविस बेसिस। लेकिन एसिड्स जो हैं वो दोनों के डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स का मतलब है कि प्रोटॉन डोनर, यानी कि वो जो प्रोटॉन्स को दे रहा है, ठीक है। और लिविस एसिड में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए ये दोनों एक जैसी नहीं है, लेकिन बेसिस एक जैसी हैं, ठीक है। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ यू कैन से डैट कि ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस जो है वो लिविस बेसिस भी हैं और जबकि एसिड जो है वो लिविस एसिड नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल यही बनता है, बिकॉज के लिविस एसिड लिविस बेसिस में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और प्रोटॉन्स जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं। सो इनकी इस इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस की वजह से ही जो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस है वो लिविस बेसिस भी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक यू।